हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स क्या है और इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसके फॉर्मूलाज की डेरिवेशन भी करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इम्पल्स होता क्या है। ऐसे फोर्स जो मैग्नीट्यूड में बड़े होते हैं बट स्मॉल टाइम के लिए होते हैं उन्हें हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। जैसे जब किसी नेल के ऊपर हैमर मारा जाता है तो हम देखते हैं जो फोर्स लगाई जा रही है हैमर द्वारा नेल के ऊपर वह बहुत ज़ोर से लगाई जा रही है, यानी कि लार्ज फोर्स है। लेकिन और नेल और हैमर का जो सरफेस आपस में टच होता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यानी कि नेल के ऊपर हैमर द्वारा बहुत स्मॉल टाइम के लिए फोर्स लगाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं वो वाली फोर्स जो बड़ी अमाउंट में हो लेकिन स्मॉल टाइम के लिए हो, ऐसी फोर्सेस को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इसकी डिफाइन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्सेस। इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, जैसे हिटिंग, जंपिंग, डाइविंग, कैचिंग, किकिंग। यह इस फोर्सेस की एग्जांपल है जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और जनरली ये फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहता है। कभी तो ये फोर्स 0 टू मैक्सिमम हो जाता है और कभी मैक्सिमम टू 0। इसमें इम्पल्स ऑफ फोर्स को मेज़र करने के लिए टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स को देखा जाता है। अगर आप ये भी डिफाइन लिख सकते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज मेजर्ड ऑफ द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैथमेटिकली इम्पल्स का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो हम कौन सा यूज़ करते हैं, इम्पल्स हम इक्वल लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम। एवरेज फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर कर जो उनका प्रोडक्ट होगा उसे हम इम्पल्स बोलेंगे। और इस वीडियो में हम इम्पल्स के 2 फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई टाइम और चेंज इन मोमेंटम। अब जल्दी से इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल तरीके से कैसे ड्राइव किया जाएगा उसे ड्राइव करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट दैट द टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन। तो शॉर्ट में बात करें तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें यह पता चलता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो फोर्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा चेंज इन मोमेंटम। और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम करना है तो अपॉन टी कर दिया। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एफ यानी कि इस वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे एरो डाल दिया, इक्वल डीपी, डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम और स्मॉल टाइम के लिए चेंज हुआ dt। यह इक्वेशन हमने कहाँ से ली है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। अब हम क्या करेंगे, dt को f की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स की तरफ f dt इस तरफ आ गया और इधर क्या बचा dp। ये फोर्स यानी कि एक तरह से एवरेज फोर्स है जी। अब अगर हम इसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इंटीग्रेशन का सिंबल डाल लिया हमने, इस तरफ इंटीग्रेशन। अब अगर मान लें कि जो फोर्स थी वह शॉर्ट पीरियड यानी कि टी टाइम के लिए लगाई गई, 0 से, यहाँ पे लिख लेते हैं, फोर्स 0 से टी टाइम, ये इसकी अप्रोच होगी, लिमिट होगी, और जो इसके मोमेंटम में चेंज आया वह P1 से P2
इसमें जो मोमेंटम में चेंज आया उसे हमने मान लिया P1 से P2 इसके मोमेंटम में चेंज आया है। अब इस पोर्शन को इरेज कर देते हैं। इफ़ एवरेज फोर्स इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम, अगर फोर्स कांस्टेंट रहती है तो ये जो एवरेज फोर्स है बाहर की तरफ आ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा। हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे t, यहाँ पे 0, 0 to t और यहाँ पर आएगा dt और इस तरफ मोमेंटम की वैल्यू। एक बार ऐसे उतार लेते हैं ये वाला पोर्शन जो कि है P2 P1 यानी कि P1 से P2 और यहाँ पर dp। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे dt का तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, t आएगी, और dp का जब इंटीग्रेशन होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, p आएगी। तो जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जो एवरेज फोर्स और यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करके हमारे पास वैल्यू आई थी t और इधर वैल्यू आ जाएगी p। इसकी लिमिट लिख लेते हैं 0 से t और ये है P1 वेक्टर से P2 वेक्टर, और यहाँ पर वेक्टर के सिंबल डाल देते हैं। तो यहाँ पर जब t में 0 से t वैल्यू फिल की जाएगी तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एवरेज फोर्स t माइनस 0 और इस तरफ जब p वेक्टर में ये वाली वैल्यू फिल करी जाएंगी तो कैसे लिखेंगे, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। इस तरह से आफ्टर सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है। ये सोल्व करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एवरेज फोर्स और यहाँ पर वैल्यू t यानी कि टाइम, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, और इस तरफ क्या बचेगा P2 माइनस P1 और ऊपर ये वेक्टर के साइन। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। तो डेरिवेशन की स्टार्टिंग में हमने बताया था एवरेज फोर्स और मल्टीप्लाई टाइम इम्पल्स के इक्वल होता है। तो मैथमेटिकली इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये इक्वल टू होगी इम्पल्स के। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इम्पल्स के दो फार्मूले प्रोड्यूस हुए हैं, एक तो फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, दूसरा चेंज इन मोमेंटम। तो इस तरह से यहाँ पर दो फार्मूलाज हमारे ड्राइव हो गए हैं। अब आपने यहाँ पर समझना है फोर्स और इम्पल्स में डिफरेंस क्या है। जो फोर्स होता है वह न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन इम्पल्स क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स अकेला चेंज ऑफ मोमेंटम को बोलते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होता है, न्यूटन पर सेकंड, क्योंकि फोर्स का ऐसे यूनिट न्यूटन है और यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई है मतलब सेकंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।